से आपने एनआईए मुख्यालय को लेकर जानकारी दी कि वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पालम में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। मेरे पीछे पालम एयरबेस की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एंट्रेंस के सीधे साइड में ही आपको निकास द्वार भी नजर आ रहा होगा। इसके साथ साथ अहम हो जाता है क्योंकि आज तहव्वुर राणा जो है वो यहाँ लाया जाएगा और यहीं से एनआईए कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा। वहाँ पर उसकी कस्टडी जो है एनआईए डिमांड कर सकती है और इसके साथ साथ जो सवालों की फहरिस्त है वो कहीं ना कहीं राणा के सामने खुलने वाली है। 26/11 आतंकी हमले को लेकर के जो कहीं ना कहीं जो घातक उसका असर था वो अभी तक देखने को मिल रहा है और अब कहीं ना कहीं तहव्वुर राणा की वापसी के साथ कुछ मरहम लगता हुआ सभी लोगों को नजर आ रहा है क्योंकि सभी लोग इसी को लेकर के लगातार मांग भी कर रहे थे और ये भारत की इच्छा शक्ति ही है, ये कूटनीतिक जीत ही है कि अब तहव्वुर राणा जो है वो भारत आ रहा है। मैं सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए एयरफोर्स स्टेशन पालम की ये तस्वीर है और एंट्रेंस गेट की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। भारी बैरिकेटिंग आपको नजर आ रही होगी और यहाँ पर लगातार जो मूवमेंट है टू एंड फ्रो किस तरीके से हो रही है वो सबसे अहम हो जाती है क्योंकि अब किसी भी वक्त तहव्वुर राणा जो है वो निकल सकता है और यहीं से बताया जा रहा है कि सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि पालम एयरबेस से ही जो तहव्वुर राणा है उन्हें लेकर जाया जाए। खासतौर पर कभी भी वहां पर मूवमेंट हो सकती है। तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए की टीम जो है वो निकल सकती है लेकिन पूरी तैयारियां हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरीके से कसाब को पूरी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए फांसी के फंदे तक पहुंचाया गया, बाकायदा उसी प्रोसेस के तहत जो है हो सकता है कि तहव्वुर राणा को भी फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। लेकिन अभी एक लंबी फहरिस्त है सवालों की जिनके जवाब उसे देने हैं, जिसकी तैयारी एनआईए की टीम कर चुकी है। दिखाते हैं आपको। सत्रह साल के लंबे इंतजार के बाद आतंकी तहव्वुर राणा एनआईए के शिकंजे में है। आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए की टीम पूछताछ भी करेगी। तहव्वुर राणा से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं उसकी एक लिस्ट रिपब्लिक भारत के पास है। वैसे तो तहव्वुर राणा के एनआईए से जब सामना होगा तो एनआईए 100 से 200 से ज्यादा सवाल तहव्वुर राणा से पूछेगी, लेकिन हम आपको वो 7 सवाल बताएंगे जो एनआईए की टीम तहव्वुर राणा से हर हाल में पूछ सकती है। पहला सवाल ये होगा कि मुंबई हमलों में उसकी क्या भूमिका थी। तहव्वुर राणा से दूसरा सवाल ये पूछा जा सकता है कि मुंबई में हमला करने के लिए लश्कर-ए-तैयबा ने उसे क्या सहायता की। मुंबई हमला कराने में आईएसआई की क्या भूमिका थी, ये सवाल भी कहीं ना कहीं एनआईए पूछ सकती है। तहव्वुर राणा से ये भी पूछा जा सकता है कि मुंबई पर हमले की योजना कहाँ बनाई गई थी, हमले के लिए पैसा और हथियार किसने दिया, ये भी सवाल तहव्वुर राणा से पूछा जा सकता है। वहीं एनआईए की टीम आतंकी राणा से ये भी पूछ सकती है कि हमले के बाद उसने क्या किया। वहीं 7वें और प्रमुख सवाल के तौर पर आतंकी तहव्वुर राणा से एनआईए ये पूछ सकती है कि उसने भारतीय जांच एजेंसियों से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाए। खबर है कि जब एनआईए की टीम आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी तो पूछताछ में एनआईए के बड़े अधिकारी और वकीलों की टीम भी मौजूद रहेगी। एनआईए की पूरी कोशिश रहेगी कि आतंकी राणा से उचित पूछताछ हो ताकि ये पता चल पाए कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र कहां से रचे जाते हैं, सीमा पार बैठे कौन कौन लोग इसमें शामिल होते हैं और भविष्य में 26/11 जैसी आतंकी घटनाएं रोकने के लिए भारत क्या कदम उठा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हर गुनाह का हिसाब होगा और बारी और समय भी वो आ गया है, तैयारियां पूरी कर ली गई। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, जेके त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ। लोगों की ये मांग है, लोगों की ये भावना है कि अजमल कसाब की तरह ही तहव्वुर को फांसी दे दी जाए, लेकिन अब प्रत्यर्पण तो हो चुका है, कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन जो फांसी की मांग है, फांसी की जो बात है, इसको लेकर जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुंचेगी, कितना वक्त लग जाएगा, क्या गुंजाइश है इस बात, क्योंकि पर्याप्त सबूत है भारत के पास, फांसी की गुंजाइश कितनी? सबसे बड़ी बात यह है कि फांसी की सज़ा क्या अपने आप में एडिक्वेट है। 166 पीपल डाइड, 167 फांसियां इस आदमी को मिलनी चाहिए क्योंकि ये उसका मास्टरमाइंड था, उससे कम नहीं मिलनी चाहिए। अगर चलिए कल किसी वजह से नहीं भी देते हैं बिकॉज हमारे वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में कहीं कोई क्लॉज है आर्टिकल 8 जिसका कि यूएस एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो इसे कितनी सज़ा होनी चाहिए। अगर हर मर्डर के पीछे 1 साल की सजा गिनता हूं तो 166 ईयर कम से कम ये जेल में रहना चाहिए।
ये मेरी डिमांड है। ये मैं 150 करोड़ लोगों के हिंदुस्तानियों की बात कर रहा हूं जो एक्सपेक्ट करेंगे। इसको कोई भी सजा दे दी जाए वो कम है। ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो जो आपने 10 सवाल निकाले थे ना, उसका सिर्फ एक आंसर है, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। हमें सिर्फ इसकी कंफर्मेशन चाहिए, इसकी फिजिकल एविडेंस चाहिए, जो कि हम दुनिया को बता पाएं, पाकिस्तान को बता पाएं कि ये देखिए, ये हमने सोचा था, ये हमारी इंटेलिजेंस थी, इसके बारे में हमने ये तहकीकात करके पता किया था, और अब आपका एक फिजिकल एविडेंस है जो इस बात को एक्नॉलेज करता है कि यस, हाफिज सईद किस हद तक इन्वॉल्व था, आईएसआई किस हद तक इन्वॉल्व थी, आईएसआई के अफसर डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, लेकिन यूके देवनाथ सर, मेरा सवाल आपसे आज की पूरी प्रक्रिया को लेकर के है। शाम 6 से 7 बजे का समय दिया गया है जब पेशी कराने की बात निकल के सामने आ रही है, लेकिन क्या शाम को जो समय चुना गया है ये इसमें कुछ टेक्निकल पेच की वजह से है या एक सामान्य प्रक्रिया है ये, और क्या इस बात की भी गुंजाइश है कि ले जाया ही ना जाए, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि आज के दिन ही उसको क्यों लाया गया। इसका सबसे बड़ा कारण था कि आज के दिन सब सरकारी दफ्तरों में छुट्टी होती है, तो सड़कों पर ट्रैफिक कम रहेगा, लोग घर में रहेंगे। सरकारी दफ्तरों में क्योंकि छुट्टी रहेगी आज के दिन, तो वहाँ पर भी कोई हलचल नहीं होगी। मैं दफ्तर की बात कर रहा हूँ। यानी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को और जो स्पेशल स्वैट टीम है उसको एक अच्छा मौका मिलता है कि खाली सड़क का इस्तेमाल करते हुए एयरपोर्ट से लेकर उसको एनआईए के हेडक्वार्टर तक ले जा सकें। एक और बात, शाम का 6 से 7 बजे का समय इसलिए भी चुना गया है क्योंकि उस वक्त ना सिर्फ ट्रैफिक डेंसिटी कम हो जाती है, वरन ढलते सूरज के साथ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि कामिंग इफेक्ट। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब तहव्वुर राना को भारत में लाया गया है तो वो एक्टिंग कर सकता है कि उसको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई है, ट्रेंड बंदा है, खुद भी एक डॉक्टर था उनकी आर्मी में, तो ये जानता है कि किस तरह से अलग अलग टेक्निक्स जैसे योगा है का इस्तेमाल करके वो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, अपनी हार्ट बीट को स्लो या तेज कर सकता है। यानी वो फेन करेगा, दिखा सकता है कि मैं घबराया हुआ हूँ तो मुझे आराम करने दो। तो इस तरह से जब उसको एनआईए ऑफिस में शाम को लाया जाएगा, लाते लाते शाम के 7-8 बज जाएंगे, तो उसके बाद 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो है कि उसको ट्रेंड साइकियाट्रिक इवोल्यूशन के लिए भेजा जाएगा कि उसकी ना सिर्फ शारीरिक वरन उसकी मानसिक अवस्था भी ठीक है। ऐसा ना हो कि वो बाद में बोले कि मेरे से जब इंटरोगेशन कर रहे थे तो उस वक्त मैं मानसिक रूप से संतुलित नहीं था और इन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती कुछ बयान लिखवा लिए। आमतौर पर क्योंकि हम हमारे जो एविडेंस है उसको पुख्ता करना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून की, नहीं, ऐसा नहीं कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानून से डरते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बाद में जब मामला खुल के बाहर आएगा तो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून विज्ञ हैं वो भारत की हमारी जो प्रोसेस है उसको सपोर्ट करें। तो ठीक है सर, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। बहुत सारे इस पूरे की पूरे ऑपरेशन के पहलू जिनको समझना बहुत जरूरी है। हालांकि इस बीच बड़ी बात दरअसल ये है कि तहव्वुर राना के प्रत्यर्पण के लिए भारत को 17 साल इंतजार करना पड़ा, और ये इंतजार किसी जंग से लड़ने से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल पेज भी बहुत सारे थे, जवाबदेही भी थी, पर्याप्त सबूत भी थे, लेकिन इसके बावजूद इंतजार 17 साल का रहा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़े हुए। तहव्वुर राणा जब तक भारत नहीं आया था तब तक ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बेवजह परेशान हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय बेवजह मामले को अमेरिका के सामने उठा रहा है, जबकि अमेरिका तहव्वुर राणा को कभी भी भारत को सौंपने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन आज जीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जीत हुई है मोदी की कूटनीति की।